नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हम बात जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी दिल्ली दंगों से जुड़ी। जी हां, अभी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई जिसमें कहा गया कि उमर खालिद और साथी शर्जील इमाम अभी जेल में ही रहेंगे। हालांकि कुल 7 आरोपियों को लेकर के ये पूरी सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों को जरूर जमानत दे दी गई है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है। आखिर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इन दोनों को लेकर के, इन दोनों आरोपियों को लेकर, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर अवैध बिजली कनेक्शनों को काटा गया और उसको लेकर के पूरा एक अभियान आज सुबह करीब 3 घंटे चलाया गया। और इस दौरान खुद जो डीएम है वो भी जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, लेकिन काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड की बारी। जी हां, ट्रंप प्रशासन की नजर इस वक्त ग्रीनलैंड पर है। इसको लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट है। अब ये पोस्ट किसने किया है और इसको लेकर के ग्रीनलैंड की तरफ से क्या कुछ इस वक्त जवाब दिया गया है वो भी आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। आपको चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर, देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले के 7 प्रमुख आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें अदालत ने एक संतुलित रुख अपनाया और 5 आरोपियों को तो जमानत की राहत दे दी। लेकिन पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जी हां, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और यह फैसला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ये देश की सबसे विवादित आपराधिक मामलों में से एक की दिशा भी तय करता है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस किस को दी राहत और किस किस को दिया झटका। तो फिलहाल उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में ही रहेंगे, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों को ये झटका मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले नाम आपको बता दें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, जो कि पूर्व छात्र नेता हैं जेएनयू के, और दोनों अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, दिल्ली के रहने वाले हैं। और साथ ही अगर बाकी जो 5 आरोपियों की अगर हम बात करें तो उसमें गुलफिशा फातिमा, जिनको इस वक्त जमानत दे दी गई, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2020 से जेल में थी। वहीं मीरान हैदर, जो कि मई 2020 में गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें भी जमानत आज कोर्ट ने दे दी है। शिफा और रहमान को भी जमानत दे दी गई है दिल्ली में। और पूर्व छात्र कार्यकर्ता, अगस्त 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद में उमर खालिद अभी फिलहाल जेल में रहेंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं। सितंबर 2020 में उनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली दंगे के आरोप को लेकर के, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुख्य आरोपी हैं और इन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि बाकी जो 7 में से 5 लोग हैं उनको जमानत जरूर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। तो 5 आरोपियों को जमानत दी गई है, जिसमें मीरान हैदर है और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मीरान हैदर को इस वक्त जमानत मिल चुकी है। शिफा और रहमान को भी जमानत दे दी गई है, अगस्त 2020 में गिरफ्तारी हुई थी। उमर खालिद की अगर हम बात करें तो जेएनयू के पूर्व छात्र नेता है, सितंबर 2020 में गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर अभी तक जेल में ही और आगे भी अपना समय जेल में ही काटेंगे। शर्जील इमाम की अगर हम बात करें तो बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं और जेएनयू से ही ताल्लुक रखते हैं। उनकी भी फिलहाल गिरफ्तारी हुई थी और 2020 में गिरफ्तारी के बाद अभी तक वो जेल में ही हैं और उनको लेकर के भी कोर्ट ने साफ रुख अपनाया है और कहा है कि अभी फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर के इस सुनवाई के बाद में जब ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो इस फैसले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहना है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद
की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया। हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। तो रेखा गुप्ता को आपने सुना, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही ऐसे लोगों के, जिन लोगों ने मदद करी, जिन लोगों ने साथ दिया, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में दंगा संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का बड़ा प्रयोग था। आइए आपको सुनाते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम, उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूँगा हिंदू विरोध का, और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आज सुनवाई करते हुए कई प्रमुख बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। जिस तरीके से दो की अगर हम बात करें, उमर खालिद और शाजिल इमाम, इन दोनों को फिलहाल जमानत की राहत नहीं दी गई है। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि जहां तक व्यक्तिगत आजादी का जो हवाला दिया गया था याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से, ये स्पेशल लॉ है और इसके तहत अगर किसी को सजा दी जाती है, ट्रायल चलाया जाता है, माफ कीजिएगा, तो इसमें जमानत के जो प्रावधान है वो बहुत कड़े हैं और संसद ने बहुत सोच समझकर ये प्रावधान इसमें जोड़े हैं। इसीलिए ये दलील नहीं दी जा सकती कि ट्रायल में डिले के आधार पर या व्यक्तिगत आजादी के आधार पर इन लोगों को जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने ये माना कि ये दोनों आरोपी जो उमर खालिद और शर्जील इमाम हैं, इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है उन 5 लोगों से जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवाद की जो परिभाषा है वो केवल यही नहीं है कि किसी की हत्या कर दी जाए या कहीं बम धमाके कर दिए जाए। अगर किसी तरह का पब्लिक ऑर्डर का डिस्ट्रप्शन किया जाता है या सप्लाई चेन जो है देश में उसको बाधित करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि इन प्रोटेस्ट के समय सामने आया और जिसको दिल्ली पुलिस ने बहस के समय उठाया भी था, तो कोर्ट ने कहा कि ये सब भी इस यूएपीए के दायरे में आते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष ये साबित करने में सफल रहा कि प्रथम दृष्टया ये इन 2 लोगों की बेगुनाही का मामला बिल्कुल नहीं है, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, एविडेंस हैं। और ये भी मैं बताऊं कि जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट में शर्जील इमाम का एक वीडियो चलाया गया था, जिसमें वो पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से काटने की बात कर रहे थे कि इसको अलग थलग किया जा सकता है, अगर चिकन नेक को हम हटा दें, उसको वहां पर ब्लॉकेज कर दें। तो ये सारी बातें कोर्ट ने कहा कि संप्रभुता, जो देश की संप्रभुता है, उससे पूरा जुड़ा हुआ मामला लगता है और ऐसे में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने के पक्ष में कोर्ट नहीं है। हालांकि कोर्ट ने एक बात और कही कि जो प्रोटेक्टेड इसमें विटनेसेस हैं कुछ, जिनके नाम उजागर नहीं है, अगर उनकी गवाहियां 1 साल में पूरी नहीं होती हैं या ट्रायल में और ज्यादा डिले होता है, तो ये दोनों आरोपी दोबारा से नए सिरे से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन 1 साल तक तो अब ऐसा लगता है कि इनकी रिहाई का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि अपील सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी और ये सबसे बड़ा जुडिशियल फोरम उनके लिए था। इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो 5 आरोपियों को और जमानत दे दी गई है, उनको राहत मिल गई है, उनको किस आधार पर जमानत दी गई विकास? देखिए, उनके मामले में कोर्ट ने ये पाया कि इनकी कैटेगरी उनसे अलग है, क्योंकि सभी अपीलों को कोर्ट ने अलग अलग सुना और ये कहा कि जो आरोप हैं इन सभी आरोपियों पर वो अलग अलग श्रेणी के हैं। मसलन कोर्ट को ये लगता है ऐसा कि मुख्य भूमिका जो है साजिश में वो इन 2 लोगों की है, उमर खालिद और शर्जील इमाम। बाकी लोग जो हैं भले ही वो इन एक्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन शायद वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना हो, एक संदेह की स्थिति वहां पर कोर्ट उनको दे सकता है, जो कि पहली रिक्वायरमेंट है। यूएपीए का जो कानून है वो सीधे सीधे कहता है कि जो जिम्मेदारी है वो आरोपी पर है कि वो ये साबित करे प्रथम दृष्टया वो बेगुनाह है, और यहीं पर ये जिम्मेदारी आरोपियों पर बनती है। तो इन 5 के मामले में कोर्ट ने कुछ चीजों को कंसिडर किया, जैसे ये काफी समय से ये लोग भी जेल में बंद हैं और इनकी भूमिका उस कदर संजीदा नहीं है, उतनी सीरियस नहीं है जितनी उमर खालिद और शर्जील इमाम की है।
इसीलिए कोर्ट ने इन 5 को जमानत दे दी है। ये लोग पूरी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है यूएपीए में, बेल के प्रावधान, बेल की जो शर्तें हैं वो भी काफी कड़ी होती हैं, तो उनका जब ये पालन कर लेंगे उसके बाद ये लोग जेल से बाहर आ सकेंगे। अब फिलहाल अगर उमर और शर्जील की हम बात करें तो उनके पास में क्या कुछ ऑप्शन अभी फिलहाल बचते हैं सुप्रीम कोर्ट के राहत ना मिलने के बाद में? देखिए, उनका ट्रायल पेंडिंग है। वो यहां पर पहुंचे थे 2 चीजों का हवाला देकर। पहला कि उनकी व्यक्तिगत आजादी को कर्टेल किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ट्रायल में बहुत ज्यादा डिले है और जितने विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के, उससे लगता नहीं कि ट्रायल जल्दी खत्म होगा। इसीलिए उनके लंबे जो विचाराधीन कैदी के तौर पर जो समय उन्होंने काटा है उसके आधार पर उनको जमानत मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि आम मामलों में तो हम मान सकते थे डिले की बात, लेकिन ये एंटी टेरर लॉ है और इसमें जो प्रावधान है वो बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। इसीलिए ये जिम्मेदारी आरोपियों की है कि वो ये साबित करें कि प्रथम दृष्टि उनके खिलाफ मामला बनता ही नहीं है, और ऐसा करने में उनके जो वकील थे वो कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करने में यहाँ पर असफल रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन आज देखने को मिला है। और जैसे ही प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा तो वहां पर पूरे इलाके में खलबली मच गई। दरअसल यहां पर काफी संख्या में लोग बिजली चोरी कर रहे थे, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई आज की गई। आज सुबह जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्णा कुमार बिश्नोई खुद सड़क पर उतरे और बिजली विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ में मिलकर मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बड़ी रेड को आज अंजाम दिया है। करीब 3 घंटे तक यह अभियान आज चलाया गया और इस दौरान सिर्फ घर या दुकान नहीं बल्कि जो मस्जिद परिसर है वहां पर भी चेकिंग हुई। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संभल में हाई वोल्टेज एक्शन। तो जी हां, संभल में आज हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला है। बिजली चोरी की शामत आई, जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे उनकी शामत आती हुई आज नजर आई। आज सुबह करीब 3 घंटे तक ये अभियान चला। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके जियाउर रहमान के जो इलाका है वहां पर ये एक्शन होता हुआ आज नजर आया। जियाउर रहमान के इलाके में ये सर्च ऑपरेशन, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में ये रेड मारी गई, ये पूरा अभियान चलाया गया। करीब 3 घंटे तक ये अभियान चला और इस दौरान मस्जिद, घर और दुकान, ये सब मिलाकर के करीब 30 जगहों पर बिजली चोरी की जहां से शिकायतें मिल रही थी वहां पर ये रेड करी गई, अभियान चलाया गया। मुस्तफा मस्जिद परिसर का भी जो अवैध कनेक्शन पाया गया उसको भी काट दिया गया है। और कुल करीब जानकारी जिस हिसाब से मिली है कि करीब 30 जगह से ये अवैध कनेक्शन काटा गया है, जो कि बिजली चोरी को अंजाम दे रहे थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। संभल में अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला है, जहां अवैध मस्जिद और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। जी हां, एक मस्जिद को लोगों ने खुद ढहा दिया, पूरी रात लग करके हथौड़ा उस पर चलाया और खुद उस मस्जिद को ढहा दिया। तो वहीं दूसरे पर प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस मस्जिद पर ये कार्रवाई की गई है वो मस्जिद अवैध जगह पर बनी हुई थी, अवैध जगह पर उस मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो सीधे तौर पर अवैध कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं और साथ ही योगी का बुलडोजर भी चलता हुआ इस समय नजर आ रहा है, जो अवैध जगह पर अवैध निर्माण किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? आज जिस तरीके से अवैध कनेक्शन संभल में काटे गए हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो करीब 3 घंटे तक ये अभियान चलाया गया। देखिए कृतिका, ये पूरा व्यवस्थित तरीके से अभियान चलाया गया। देखिए उन क्षेत्रों में जो लाइन लॉसेस था वो 50% था। तो ये हुआ कि डीएम से जब इस संदर्भ में चर्चा हुई एक्शन की, तो उन्होंने कहा कि साहब लाइन लॉसेस इस क्षेत्र में 50% से ऊपर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। तो डीएम ने पूरी टीम बनाई और 500 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिनमें 50 लाख से ऊपर की रिकवरी की जा रही है, जो नोटिस थमाया जा रहा है लोगों को। और पिछली बार जिनके घर में चोरी का मुकदमा लिखाया गया था, कई मकानों को बिजली दे रहे थे, उन्होंने फिर उसी तरीके का काम किया और तलघर में एक पूरा ट्रांसफार्मर सिस्टम लगा रखा था और लगभग 50 से 60 घरों को विद्युत सप्लाई कर रहे थे।
तो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जियाउर रहमान बर्ग के घर के अगल बगल की घटनाएं हैं। एक मस्जिद में अवैध कनेक्शन था, मदरसे में अवैध कनेक्शन था। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है और उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ये प्रशासनिक कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से की गई है कि जिससे कोई भी इलाका बचने न पाए। पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, डीएम एसपी स्वयं मौके पर मौजूद थे। तो इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी संभल में का। इसके साथ ही जिस तरीके से मस्जिद निर्माण की अगर हम बात करें तो 2 मस्जिद ढाई गई। एक मस्जिद बुलडोजर के द्वारा ढाई गई और दूसरी मस्जिद को आम लोगों ने ही हथौड़े मार करके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रामिल? कृतिका, संभल को अगर लोग जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि संभल मुस्लिमों का बड़ा क्षेत्र है और वहाँ एक बड़ी आबादी रहती है। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई उसी के साथ वो स्थल भी चेंज हो गए। आप देखा कि जहाँ पर जो कुएं थे, जो तालाब थे, जो मंदिर थे, वो सारे जब टूट गए और जो आबादी थी उस पर कब्जा किया गया। ये अभी नई ये आबादी थी नई, जिस पर मस्जिद बनाई गई थी, मदरसा बनाया गया था। सरकार ने 4 महीने पहले उनको नोटिस दिया था। नोटिस का दोबारा नोटिस दिया गया तो गांव वालों ने मस्जिद तोड़ ली थी, मदरसे को बुलडोजर से ढहाया गया सवेरे। तो सरकार का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि आप सुविधाएं लीजिए, सरकारी जमीन पर कब्जा न कीजिए, सुविधाएं लीजिए तो आप पैसा दीजिए, आप बिजली को उपभोग कर रहे हैं तो पैसा दीजिए, चोरी नहीं चलेगी, सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा। ये स्पष्ट निर्देश है। संभल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि दोनों चीजें योगी सरकार के राज में नहीं चलेगी। हाँ, इसके साथ ही अगर बिजली कनेक्शन की बात करें तो आखिर कुल मिलाकर कितने अवैध बिजली कनेक्शन आज पकड़े गए हैं जिनको आज काटा गया है? देखिए, ये बिजली कनेक्शन करीब 57 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी हो रही। तो 500 घरों में छापा पड़ा था जिसमें कई चिन्हित किए गए हैं। वो पूरी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन ये मोटा मोटा आया कि 57 लाख की लगभग रिकवरी की जा रही है। तो लगभग बड़े पैमाने पर जो बिजली चोरी के हैं वो कनेक्शन काटे गए हैं, मुकदमे लिखाए गए हैं। 3 चीजें अलग अलग हैं। एक तो बिजली चोरी जहां पर अवैध था वो कनेक्शन काटे गए हैं और जिनके कनेक्शन थे दूसरों को दे रहे हैं, विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 3-4 तरीके के अभियान पूरी तरीके से चलाए गए हैं। तो ये एक बड़ा अभियान है कि और वो एरिया ऐसा था कि कभी बिजली कर्मी वहां जाते नहीं थे, पुलिस को जाने में भी दिक्कत होती थी उन इलाकों में। तो जहां ये अभियान चल रहे हैं इसलिए चुनौतीपूर्ण काम था जिसको पूरा किया जिला प्रशासन ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई रामीन, थैंक यू। तो सीधे तौर पर अवैध बिजली कनेक्शन जिनको आज काटा गया है, करीब 3 घंटे तक संभल में ये पूरा अभियान चला है। और इस दौरान खास बात यह है कि ये वो जगह है जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी जाने से भी डरते थे, लेकिन शिकायतें लगातार मिल रही थी क्योंकि बिजली का लोड लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद में ये अभियान चलाया गया। 3 घंटे का ये अभियान, और इस अभियान में खुद डीएम और एसपी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जिससे कि हालात ना बिगड़े और जो असामाजिक तत्व हैं वो माहौल को ना बिगाड़े। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी और ये बड़ा कदम भी उठाया गया, एक्शन लिया गया। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ग्रीनलैंड को लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं और इससे ये डर बढ़ गया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद एक दक्षिणपंथी पॉडकास्टर कैटी मिलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रीनलैंड का एक नक्शा शेयर किया जिस पर अमेरिकी झंडा बना हुआ था और नीचे लिखा होता सून, यानी कि जल्दी। अब आपको यह भी बता दें कि कैटी मिलर डोनाल्ड ट्रंप की करीबी सहयोगी और उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी है। इस पोस्ट के बाद डेनमार्क और ग्रीनफील्ड में खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है ग्रीनफील्ड का, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप प्रशासन की ग्रीनलैंड पर नजर। तो जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की इस समय ग्रीनलैंड पर सीधी नजर है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप प्रशासन अब काफी आक्रामक मोड पे नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर फिर कब्जा करने की जो बात है वो अमेरिका ने एक बार फिर से दोहरा दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण सुरक्षा हितों के लिए बेहद जरूरी है। ये बात कही गई अमेरिका की तरफ से। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप,
जिन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर कहा कि ग्रीनलैंड को नहीं संभाल सकता है डेनमार्क। तो सीधे तौर पर यह बयान भी सामने आया और रूस और चीनी जहाजों से डेनमार्क घिरा हुआ है और इसलिए वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको नहीं संभाल सकता। लेकिन इसके साथ ही स्टीफन मिलर की जो पत्नी है, उन्होंने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, उस पोस्ट के बाद ही ये हड़कंप मचता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड का जो नक्शा है उसे शेयर किया है जिस पर अमेरिका का झंडा भी लगा हुआ था। और इसके साथ ही उस पोस्ट के जो कैप्शन है उसमें लिखा था सून, यानी कि जल्द। अब इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड की तस्वीर को साझा किया गया उनकी तरफ से और इस तस्वीर में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाएगा। अब फिलहाल अगर हम देखें तो इस पिक्चर के साथ ही जो कैप्शन दिया गया वो जल्द दिया गया, जिसके बाद में डेनमार्क की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही ग्रीनलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि वेनेजुएला अमेरिकी हस्तक्षेप के अधीन अंतिम देश नहीं हो सकता है, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है जो नाटो का सहयोगी है और रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। तो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से उस पर कब्जा जरूरी है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि इस तरीके से कई सारे बयान भी अब इस बीच सामने आ रहे हैं। और जल्द करके जो कैप्शन दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिस तरीके से ये पोस्ट सामने आई है, उसने इस पूरे मामले को और हवा दे दी है। ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की जो पत्नी है, उनकी तरफ से ये पोस्ट साझा की गई है और ये पोस्ट भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये नक्शा बेशक ग्रीनलैंड का है, लेकिन इस पर जो झंडा लगा है वो है अमेरिका का। तो ऐसे में ये पोस्ट और साथ ही इस पोस्ट के साथ जो कैप्शन लिखा गया सून, यानी कि जल्द, तो इसके अब कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जो डेनमार्क के पीएम है, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और डेनमार्क के पीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राष्ट्रों और लोगों के बीच में संबंध आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं, ना कि ऐसे प्रतीकात्मक इशारों पर जो हमारी स्थिति और हमारे अधिकारी की अवहेलना करते हैं। घबराने या चिंता करने की कोई कारण नहीं है। हमारा देश बिकने वाला नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता है। ये बात कही गई है डेनमार्क के प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने और भी कई सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी कही हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर कहें तो इस पूरे मामले ने अब एक बार फिर से हवा दे दी है और इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? क्या ये माना जाए जिस तरीके से मार्केट में इस वक्त खबरें चल रही हैं कि वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड का नंबर है? देखिए, अभी एक सर्वेक्षण हुआ ग्रीनलैंड में और उस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 85% लोग जो ग्रीनलैंड के हैं वो लोग अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो मतलब वो अमेरिका के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग वहां के हैं जो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं चीन की तुलना में। जी। तो आप देख लीजिए ग्रीनलैंड की जो स्थिति है उसकी पृष्ठभूमि को अगर समझे तो चीन वहां काफी सक्रिय है। चीन ने वहां बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट किया और चीन वहां से बड़े पैमाने पे खनिज संसाधनों का अपने यहाँ उपयोग कर रहा है, ले जा रहा है वहां। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को यह लग रहा है कि वो बिल्कुल अमेरिका के बगल में स्थित ग्रीनलैंड उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि चीन की वहां उपस्थिति जो है बहुत बड़े पैमाने पे है और डेनमार्क का वो ऑटोनोमस रीजन है और डेनमार्क की इच्छा से ये सारा कुछ हो रहा है। तो यह जो है वो ट्रंप को अपने लोगों के लिए जो उनका मागा ग्रुप है, मागा ग्रुप को संतुष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीन का खतरा है उधर से अमेरिका के ऊपर, उस खतरे को दिखाकर वो ग्रीनलैंड पे अपना हक जताए। अब निश्चित तौर पे वो यहाँ की तरह वेनेजुएला की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर उन्होंने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया। नार्को टेररिज्म ठीक है, उस इलाके में ड्रग की तस्करी होती है, लेकिन नार्को टेररिज्म लगा देने का मतलब ये व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व है। लेकिन ग्रीनलैंड पे वो ये आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए लगातार वो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी ही ग्रीनलैंड हमारा पार्ट बने। अब उन्होंने ये बात जब वो चुन कर आए थे राष्ट्रपति के रूप में, उस समय भी उन्होंने कही थी। राष्ट्रपति चुने जाने के पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी वे लगातार ये बात कह रहे थे। जी। दुनिया के सामने ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड में है। अभी फ्रांस के विदेश मंत्री का एक बयान आया है कि यह संभव नहीं है कि आप ग्रीनलैंड को ले लें। तो निश्चित तौर पे दुनिया इस पर भी बहुत नाराज है ट्रंप से कि आप
नेटो का एक सदस्य है डेनमार्क, और नेटो के उस सदस्य के उस हिस्से पर आपकी नजर गड़ी है। अब निश्चित तौर पे ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि बातचीत किया जा सकता है अमेरिका के साथ, कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का जो आशंका है, अमेरिका का जो भय है उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिका के स्टेट के रूप में शामिल करना यह संभव नहीं है। तो मतलब पूरा यूरोप जो है इस बात से बहुत ही आंदोलित है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो यूरोप के एक एलाई माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण एलाई है यूरोप के, और उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, एक तरीके से धमकियां आ रही हैं और एक तरह से इरिटेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं बहुत तरह के लोगों के लिए की तरफ से। आपको याद होगा कि जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां गए थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी वहां गए थे। तो ये सारी चीजें जो है इशारा इस बात की ओर कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पे उनकी नजर है। अब यूरोप किस तरीके से सक्रियता इस पर दिखाता है और डेनमार्क किस तरीके से बातचीत की पेशकश को किस तरीके से ट्रंप स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी जो है जो बातचीत की बहुत जरूरत है बिल्कुल, मतलब डेनमार्क और अमेरिका के बीच में, ताकि जो उनका जो शक है, उनकी जो आशंका है, उस आशंका को डेनमार्क और बिल्कुल अखिलेश, और कहते हैं कि बातचीत से हर एक मुसीबत का और हर एक परेशानी का हल निकाला जा सकता है, और उम्मीद भी करते हैं कि इसका भी हल निकाला जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच में इतना ही। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।